हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने प्रारंभ श्रेणी से कारवां स्टार्ट कर दिया था और आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। इस चैप्टर के बाद हमारे क्लास 11 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो इससे पहले हम बेटा 9 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनके वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाकर उनके वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और अगर कोई भी आपको डाउट रहता है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की वीडियो भी आगे मिलती रहेगी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। चलिए बच्चों, इससे पहले हमने इंटरनल ट्रेड को पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये होता है जब आप बिजनेस एक्टिविटीज को अपने देश की बाउंड्री से बाहर लेके जाते हैं, यानी कि जब आप बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदना और बेचना बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे गुड्स का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट, सर्विसेज का मूवमेंट, इंटरनेशनल प्रोडक्शन होना। तो वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो एक पर्टिकुलर कंट्री के जियोग्राफिकल लिमिट के बियॉन्ड जाके हो रही है, या प्रोडक्शन जो हो रहा है फिजिकल गुड्स का, सर्विसेज का, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग वगैरह, वो बियॉन्ड दी जियोग्राफिकल कंट्रीज जाके हो रहा है, तो फिर वो उस कॉन्सेप्ट को हम इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से जानते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब याद रखना, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी कि जैसे इंडिया से यूएसए में माल जा रहा है या यूएसए से चाइना में माल आ रहा है जा रहा है, इंडिया से कोई माल रशिया में खरीदा गया, बेचा गया, तो जब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के हम बाहर जाएंगे उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। फीचर्स क्या क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, जाहिर सी बात है इसके अंदर दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल होती है। फॉरेन एक्सचेंज होता है, भाई इंडिया से माल बेचेंगे, दूसरे देश से पैसा आएगा तो फॉरेन करेंसी भी एक्सचेंज होगी। एक देश से दूसरे देश में माल जाता है तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है, माल जो होता है वो ज़्यादातर सी वे के जरिए जाता है, समुद्र के जरिए जाता है, जिसका चोरी होने का, डूबने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि बड़े बड़े जो शिपमेंट होते हैं वो समुद्र के रास्ते से ही जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट, एक देश से दूसरे देश में माल खरीदने वाला दूसरे देश का है, बेचने वाला दूसरे देश का है, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट के इसके अंदर हमें कमी देखने को मिलती है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। दो कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व होती है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी इसमें आती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उसमें पर्सनल कॉन्टेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि बाइंग बायर और सेलर जो होते हैं वो दूसरे देशों से बिलोंग करते हैं। डिफरेंस पढ़ेंगे बेटा डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में। डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं यानी कि इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो बायर और सेलर जो होते हैं वो सेम ही कंट्री के होते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस का मतलब है इंटरनल ट्रेड। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं या इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो बायर खरीदने वाला किसी दूसरी नेशनलिटी का होगा, बेचने वाला किसी दूसरी नेशनलिटी का होगा। मान लीजिए इंडिया से मैं सामान रशिया में भेज रहा हूँ, तो मैं भेज रहा हूँ तो मैं सेलर हूँ, तो मैं इंडिया का हूँ, और जो परचेज कर रहा है वो बायर है, वो रशिया का है, तो उसकी नेशनलिटी अलग है, मेरी नेशनलिटी अलग है। Nationality of other stakeholders. Employees, suppliers, customers, shareholders, partners, middlemen, etc. belong to different nationality international business. इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, जो मिडिलमैन होते हैं, वो अलग अलग नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। वहीं पर ही आपके एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, पार्टनर जो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर होते हैं, उसमें एक्सेप्शन होता है कि वो कहीं ना कहीं बाहर के होंगे, बाकी सारे के सारे एक सेम ही नेशनलिटी के होते हैं, सब एक ही जगह पे काम हो रहे होते हैं। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन इसमें भी होते हैं, हो सकता है कोई ना कोई से बाहर का बंदा हो। रिस्क, डोमेस्टिक बिजनेस यानी कि इंटरनल ट्रेड के अंदर जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट कम होता है। माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और समुद्र के रास्ते से जा रहा है, तो माल चोरी होने, खराब होने के चांसेस में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, इंटरनेशनल सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे नेशंस के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम से होता हुआ गुजरता है। डोमेस्टिक बिजनेस जो होता है वो एक ही देश के पॉलिटिकल सिस्टम से गुजरता है। और इंटरनेशनल बिजनेस में आप बहुत सारे देशों के नॉटिकल माइल्स वाले एरिया से होते हुए निकलोगे तो आपको बहुत सारे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस में आप एक पर्टिकुलर कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। प्रोसीजर क्या होता है सर एक्सपोर्ट करने का, अगर हमें कोई माल भेजना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस,
बायर इंक्वायरी सेंड करता है प्रोडक्ट को लेकर, और एक्सपोर्टर जो होता है उसको रिप्लाई देता है कि भाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतने रुपए का है, कोटेशन उसको बना के भेज देता है, रिसिप्ट्स ऑफ ऑर्डर। अगर बायर उस कोटेशन से पसंद आ जाता है, उसको पसंद आ जाता है, तो वो कंटेंट डिस्क्रिप्शन भेज देता है कि उसे कौन सा ऑर्डर चाहिए, कितने प्राइसेस पे करेगा, उसकी डिलीवरी की शर्तें क्या है, पैकेजिंग और मार्केटिंग डिटेल्स क्या है, ऑर्डर मिल जाता है। Assessing importers' credit worthiness and securing guarantee for payment. Many exporters demand a letter for credit from importer to minimize the risk of bad debts. बहुत सारे exporters जो होते हैं वो importer से लेटर मांगते हैं क्रेडिट का, ताकि बाद में पैसा डूब नहीं जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो एक गारंटी होता है जो इंपोर्टर्स बैंक के जरिए इशू किया जाता है कि भाई अगर पैसा आने के बाद पेमेंट आपके पास आ ही जाए। ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, एवरी एक्सपोर्टर को, हर एक एक्सपोर्टर को एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है आरबीआई के जरिए जो ऑथराइज होता है। उसके बाद उसे एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा जो डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड से दिया जाता है। देन उसे फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो क्या कर पाएगा, लाइसेंस ले पाएगा। प्री शिपमेंट फाइनेंस, जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव हो जाएगा और एक्सपोर्टर अप्रोच करेगा बैंक में प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए, तो बाय रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, देन उसके लिए तो उसे एक्सपोर्टेड मिल जाएगा। एक्सरसाइज क्लियरेंस, एक्सपोर्टर जो होता है उसे अप्लाई करना पड़ता है कंसर्न ऑफिसर को, जो भी एक्साइज कमिश्नर है, जो क्लियरेंस देगा उसके माल की। मैनी कमोडिटीज, ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज होती है जो एक्सरसाइज ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड होती है। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक वो प्रूफ है जिसमें गुड्स आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी, के गुड्स जो है मैन्युफैक्चर बनाए गए हैं जो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, आपका माल जिस जगह पर जिसमें रख के जाएगा उसका आप रिजर्वेशन करवाते हो। कंपनी, शिपिंग कंपनी आपको एक शिपिंग ऑर्डर इशूज करती है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि कैप्टन कौन है शिप का, कौन से स्पेसिफाइड गुड्स है और आपको कौन सी जगह दी गई है। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, फिर गुड्स को आप प्रॉपर्ली पैक करोगे, उसे मार्क करोगे नेसेसरी डिटेल्स के साथ, किसको भेजना है, उसका नाम, पता, इंपोर्टर, ग्रॉस, नेटवेट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, और ये सारी की सारी चीज़ों से पेस्ट करके आप क्या करते हो, उसे फॉरवर्ड कर देते हो। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, यहाँ पे आपको गुड्स का इंश्योरेंस करवानी भी जरूरी है ताकि लॉस और रिस्क होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाए। कस्टमर क्लियरेंस चाहिए होता है, कस्टमर गुड्स नहीं, कस्टमर को भी चाहिए होता है लोडेड ऑन द शिप। ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट एक रिसिप्ट वो होती है जो कमांडिंग ऑफिसर जो होता है शिप को उसके जरिए इशू किया जाता है जब वो माल को लोड कर देता है बोर्ड के अंदर। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से वेसल में आपका माल लिखा हुआ है, कौन से बर्थ में रखा हुआ है, डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है पैकेजेस का, मार्क्स एंड नंबर्स, कंडीशंस ऑफ द कार्गो, ये सब चीजें। पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इंश्योरेंस, बिल ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग के टाइम पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इनवॉइस प्रिपेयर होगा और सिक्योरिंग हो जाएगी आपकी पेमेंट। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।